दोस्तों, इस समय हमारे सामने मौजूद हैं नॉटनल डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर पब्लिकेशन एंड बुक्स एंड मैगजीन्स के सीईओ नीलाभ श्रीवास्तव। नीलाभ जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत स्वागत है। और हमारे बहुत सारे मित्र जानना चाहेंगे आपके बारे में। जो मैं जानता हूं तो मतलब ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन ये जानता हूं कि नॉटनल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको मैगजीन्स वगैरह और कहानियां वगैरह और आर्टिकल्स, किताबें वगैरह आसानी से मिल जाती हैं। आप थोड़ा अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले। पहले तो यहाँ से शुरुआत करते हैं, फिर उसके बाद से पढ़ाई वगैरह क्या क्या की आपने, ये थोड़ा सा। बेसिकली तो मेरा जन्म बनारस का है। मैं बनारस में पैदा हुआ। हालांकि पिताजी बैंक में थे, तो घूम घूम करके मेरी शिक्षा हुई। कभी एक शहर में पढ़ाई लंबे वक्त तक नहीं कर पाया, तो बनारस, मिर्ज़ापुर, कोलकाता, लखनऊ, इस तरह से कई शहरों में, ओबरा जैसे शहरों में मेरी पढ़ाई हुई। तो इस तरह से घूम घूम करके हमेशा से पढ़ा। ये ज़रूर था कि पिताजी ने हमेशा से कोशिश ये ज़रूर की कि मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट रहूं, क्योंकि उनकी एक ज़बरदस्त इच्छा थी कि सब कुछ के बावजूद मुझे हिंदी बहुत अच्छी आनी चाहिए। तो ज़्यादातर मेरी पढ़ाइयाँ हिंदी में ही रही हैं, हिंदी मीडियम स्कूल से रहीं, और मैं इस तरह से लगातार घूम घूम करके पढ़ता रहा। इसके बाद जब ग्रेजुएशन की बारी आई, तो वही चूँकि मेरी 12th मैथमेटिक्स में थी, मुझे मैथमेटिक्स में बहुत पसंद था मैथ्स, तो मैंने इंजीनियरिंग की तरफ अपना रुझान बढ़ाया और मैंने अपनी बीटेक की है जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नोएडा में। वहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से मैं बीटेक मैंने की। और वहीं पर जब बीटेक कर रहा था तो उस दौरान कैंपस प्लेसमेंट हुआ, जिसमें मुझे सत्यम कंप्यूटर्स, उस ज़माने में जो कंपनी थी जो अब मर्ज होकर के महिंद्रा सत्य टेक महिंद्रा हो गई है, उसमें नौकरी मिली। तो मैं उस दौरान 3-3.5 साल उस कंपनी में जॉब किया। जब वो सब कुछ अच्छा चल ही रहा था, तो मेरी एक इच्छा थी भी हमेशा से कि कुछ अपना खोलूँगा, कुछ अपना करूँगा। तो इसीलिए मैंने फिर अपनी एमबीए की तरफ मुँह मोड़ा और मैंने अपनी एमबीए की यॉर्क यूनिवर्सिटी टोरंटो से। वहाँ पर मैंने मार्केटिंग और एंटरप्रेन्योरशिप में अपनी एमबीए कंप्लीट की। जब मैं एमबीए कर ही रहा था, उस दौरान जो 1-2 साल का एमबीए होता है, तो पहला साल जब इंटर्नशिप का होता है, तो उस दौरान इंटर्नशिप के दौरान ही मुझे कुछ आइडियाज़ आ रहे थे और कुछ लोगों को मेरी हेल्प भी चाहिए थी। और चूँकि टेक्नोलॉजी पर हाथ काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी कुछ जानता रहा, तो मैंने वहाँ पर वेबसाइट बनाने का काम बहुत कई सारे स्टार्टअप्स के या छोटे-छोटे कंपनीज़ के करना शुरू किया, जिससे 2 फ़ायदे हुए। एक तो मुझे काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला, कैसे किसी बड़े कंपनीज़ में बात करते हैं, कैसे नेगोशिएट करते हैं, कैसे चीज़ों को आगे ले सोचते हैं, ये एक अच्छा फ़ायदा हुआ। और दूसरा मेरे को सबसे बड़ी फ़ायदा हुआ कि मेरी एमबीए के दौरान एक अर्निंग हुई, जिसको मैंने अपनी पढ़ाई में इन्वेस्ट किया, ताकि घर वालों पर ज़्यादा बोझ ना आए, क्योंकि डॉलर्स में तो खैर चीज़ें बढ़ जाती हैं। हालांकि वहाँ पर पार्ट टाइम जॉब की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन फिर भी इससे जो मेरी अर्निंग हुई, इसमें काफ़ी बड़ा फ़ायदा हुआ। तो इस तरह से इन चीज़ों को मैंने वहाँ पर किया और वहीं पर ये आइडियाज़ शुरू हुए कि कुछ अपना करना है। हालांकि तब तक ये सिर्फ आईटी कंपनीज़ का ही आइडिया था कि कुछ की वेबसाइट बना ली, कुछ का मोबाइल ऐप बना दिया, कुछ का ये चेंजेस ठीक कर दिए, कुछ की वो टेक्नोलॉजी पर कुछ ठीक कर दिए। पर जब लौट के वापस इंडिया, क्योंकि मुझे कभी वहाँ पर रहने या मतलब इस कनाडा में बसने का कोई शौक बिल्कुल नहीं था। मुझे हमेशा से मन था कि मैं वापस इंडिया आऊँगा। हाँ, ये ज़रूर है कि एक चीज़ सोच सकता था, कुछ साल देखूँ या ना देखूँ, एक जद्दोजहद थी। कुछ साल क्या नाम है, क्या टोरंटो में रुक करके देख लूँ कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कुछ जॉब कर लूँ। लेकिन जैसे ही एमबीए खत्म हुआ, मुझे लगा कि सबसे बेस्ट चीज़ है कि मैं वापस इंडिया आऊँ। जो मैंने स्टार्ट टोरंटो में किया था, उसको मैं इंडिया से चलाऊँगा। तो 1-1.5 साल तक तो मैंने वही आईटी का काम इंडिया में भी लेना शुरू किया, वही टोरंटो से। बाद में टोरंटो के साथ साथ मुझे यूएस, यूरोप के, टर्की के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिलने लगे थे, जिससे डॉलर कन्वर्जन में फ़ायदे होने की वजह से अच्छी खासी इनकम हो रही थी। उसी बीच बस शादी भी तय हुई और मेरे जहन में एक आइडिया ज़रूर हमेशा से था कि एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहिए जिसपे ई बुक्स होनी चाहिए, और स्पेशली वो हिंदी लिटरेचर से रिलेटेड होनी चाहिए। क्योंकि मुझे हमेशा से लगा कि हिंदी लिटरेचर को हम बहुत अच्छे तरीके से नहीं ऑनलाइन ढूंढ पाते हैं। क्योंकि मैं जब हिंदी की चीज़ें पढ़ना चाहता था, तो मुझे बहुत सारी किताबें जो मैं नाम भी जानता था, वो पूरी तरह से ई बुक के तौर पे नहीं दिखती थी।
लेकिन एक छोटी सी और चीज का जिक्र करूंगा कि जब मैं अपना एक MBA असाइनमेंट कर रहा था तो मैंने वहां पर देखा कि किस तरह से यॉर्क यूनिवर्सिटी ने अपने ई बुक की लाइब्रेरी बना रखी थी और वहां पर इतनी पुरानी पुरानी किताबें थी, इतनी ऐसी ऐसी किताबें थी, और जो सिर्फ कनाडा की नहीं थी, वो यूरोप की थी, वो इंडिया की थी, वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट से बिलोंग करती थी। ऐसी ऐसी रेयर बुक्स को वो डिजिटाइज करके रखे हुए थे कि देख के बड़ा अच्छा और अजीब सा लगता था कि अगर वो ये चीज कर सकते हैं तो हमें भी ये चीज करना चाहिए। तो वहां से इंस्पिरेशन थी और मन भी था कभी कुछ मौका मिला तो किताबों की दुनिया में जाऊंगा और ई बुक्स पर काम करूंगा। तो यही आइडिया बस वाइफ को शेयर किया शादी के टाइम, और दोनों लोग को आइडिया पसंद आया, उन्होंने जॉब छोड़ी और दोनों ने मिलकर की कंपनी स्टार्ट की। तो ये छोटा सा, क्या इनफैक्ट ज्यादा लंबा हो गया, पर ये बैकग्राउंड रहा है मेरा। जैसे भी आपने बताया कि ई बुक्स आपने वहां पर काफी मतलब देखा आपने और वहां से आप इंस्पायर हुए। हमारे मित्र और दर्शक ये जानना भी चाहेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ई बुक एंड पब्लिशिंग आर्टिकल्स ऑन डिजिटल मीडिया, मतलब क्या उसमें कन्वर्ट करना पड़ता है, कैसे करते हैं आप? देखिए, शुरू के कई सालों तक ई बुक का मतलब PDF कॉपी होती थी, ठीक है। ये एक कंफ्यूजन हमेशा से रहा कि ई बुक का मतलब इलेक्ट्रॉनिक ऐसी बुक जिसको आप मोबाइल पे मतलब लैपटॉप पे पढ़ सकें, और वो हमेशा से PDF कॉपी माना जाता रहा है। लेकिन पिछले 3-4 सालों में इन चीज़ों में बहुत बड़े डेवलपमेंट्स हुए हैं। जैसे आप अब तो हम अमेजन किंडल को ही देखते हैं कि एक पूरा किंडल बुक आती है जिसमें पूरा मोबाइल के मतलब उनके स्क्रीन के अकॉर्डिंग चीज़ें ऑप्टिमाइज्ड होती हैं, ठीक है। और पूरा मोबाइल का स्क्रीन के साइज के अकॉर्डिंग आपका टेक्स्ट ऑप्टिमाइज करता है, जो कि PDF में नहीं करता है। PDF में आपको अपने अनुसार थोड़ा सा जूम करना पड़ता है, फिर छोटा करिए, फिर अगले पेज पे जाइए। लेकिन धीमे धीमे नई टेक्नोलॉजी है जिसको हम लोग टेक्निकल भाषा में EPUB कहते हैं, जो छोटा फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन का। EPUB इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन का छोटा फॉर्म है, और ऑफ लेट ये पिछले 3-4 सालों में इसीलिए हम लोग PDF को, हम क्या, दुनिया की जितनी भी ई बुक की कंपनियां हैं उसको हटाना शुरू कर दी। हम PDF पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अभी सारी टेक्नोलॉजी ये है कि आपकी मोबाइल की अलग अलग टाइप की स्क्रीन होती है, सबका अलग साइज है, कोई 5.2 इंच, कोई 6.6 इंच, कुछ iPad पर जाती है, कुछ टैब पर जाती है, गैलेक्सी टैब्स के अनुसार होती है, कुछ लैपटॉप के अनुसार भी होती है। तो हमें सारी स्क्रीन के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज करना पड़ता है, और वो काम EPUB सबसे अच्छा करता है। EPUB बेसिकली एक ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो कोई भी यूज कर सकता है। लेकिन हर एक कंपनी EPUB के टेक्नोलॉजी को उठाती है और अपने अनुसार एक लेयर क्रिएट करती है ताकि डेटा जो है वो सिक्योर्ड रहे। जैसे नॉटनली है, आप नॉटनली किताबों को हैक ना कर सकें या चीजों को कहीं निकाल करके पहुंचा ना सकें, इसलिए हर कंपनी अपनी सिक्योरिटी की लेयर जरूर तय करती हैं। तो जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन की कंपनियां हैं वो EPUB पे काम कर रही हैं इस समय, लेकिन पहले वो PDF था, अब वो उसका मतलब PDF नहीं रह गया। ये जो मैगजीन्स वगैरह आपके जो नॉटनल पे बहुत सारी उपलब्ध रहती हैं, रेगुलर उपलब्ध रहती हैं, तो ये इन मैगजीन्स को आप कन्वर्ट करते हैं, डिजिटाइज करते हैं, कैसे करते हैं कि आप? हाँ, अच्छा, हाँ, देखिए, मैगजीन्स और किताबों में थोड़ा अंतर जरूर होता है। हमारे पास 2 लेवल पर टेक्नोलॉजी बनाई गई और इसकी बनाने की मजबूरी खास थी। एक्चुअली क्या होता है कि जितनी भी EPUB होते हैं उसका उसमें फॉन्ट, हिंदी फॉन्ट को लेकर के सबसे बड़ी समस्याएं आती हैं। अच्छा, हिंदी में 2 टाइप के फॉन्ट होते हैं, यूनिकोड, मतलब हिंदी के दुनिया में 2 टाइप के फॉन्ट जनरली बने, यूनिकोड एंड नॉन यूनिकोड, ठीक है। यूनिकोड पर जितने भी इस समय जितनी हिंदी की टेक्नोलॉजी है और जो विकास चल रहा है, जो ग्रोथ चल रही है, वो यूनिकोड फॉन्ट को लेकर के चल रही है। नॉन यूनिकोड फॉन्ट पे कोई खास काम अब नहीं हो रहा है, ठीक है। जिसमें आप मंगल, कोकिला और एडोब देवनागरी जैसे फॉन्ट होते हैं, ये यूनिकोड मांगते हैं। और नॉन यूनिकोड फॉन्ट जो आप यूज करते हो, कृतिदेव, शिवा, चाणक्य, ये सब फॉन्ट जो है होते हैं, ये नॉन यूनिकोड फॉन्ट की कैटेगरी में डाले गए हैं। अच्छा, यूनिकोड फॉन्ट को मोबाइल पर ऑप्टिमाइज करना बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है, कोई बहुत बड़ी, और EPUB में सबसे बड़ी सपोर्ट यूनिकोड फॉन्ट को मिलता है। जो नहीं मिलता है वो नॉन यूनिकोड फॉन्ट को मिलता है। लेकिन पत्रिकाओं में सबसे बड़ी समस्याएं अभी भी ये है कि पत्रिकाएं जो टाइप होती है वो नॉन यूनिकोड फॉन्ट में होती हैं। मतलब मुझे नहीं लगता कि एक आध 2 पत्रिकाओं को छोड़ करके कोई भी पत्रिकाएं यूनिकोड फॉन्ट में अपनी चीजों को ला रही हैं। हालांकि हम लगातार प्रेशर दे रहे हैं कि आप अपनी पत्रिकाओं को यूनिकोड में लाएं, लेकिन अभी तक भी यूनिकोड फॉन्ट में पत्रिकाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। तो इसीलिए हम लोगों को पत्रिकाओं के लिए थोड़ा अलग टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ी, जिसमें वो मोबाइल ऑप्टिमाइज बहुत अच्छा नहीं होगा लेकिन फिर भी ठीक ठाक हो जाएगा। किताबों को हम रीटाइप करते हैं,
पूरा मतलब या तो वो टाइप करके हमें लेखक देते हैं या फिर जिस फॉर्मेट में देते हैं उसको रीटाइप करके रखते हैं और फिर उसको ऑप्टिमाइज करते हैं एक स्क्रीन के अकॉर्डिंग, जिस तरह से वो भी मतलब एडजस्ट कर जाए। जैसे आपका मोबाइल का स्क्रीन की साइज जो भी होगा, किताबें उसी साइज से एडजस्ट कर जाएंगी। ये इस मतलब कि एज ए राइटर अगर मान लीजिए कि किसी को अपने कोई रचना भेजनी है आपके पास, तो वो यूनिकोड में मतलब टाइप करके आपको भेज दे, और आप वो आसानी से उसको वहां पर हाँ, वो हमारे लिए सबसे आसान रहता है। अगर कोई हमें यूनिकोड में टाइप करके अपनी रचनाएं भेजता है तो वो हमारे लिए सबसे आसान काम रहता है। पर हालांकि ये जरूर है कि अभी बहुत लोग हैं जो यूनिकोड में अपनी किताबों को न टाइप करना जानते हैं, या फिर अगर वो बाहर से टाइप करवा रहे हैं तो करवा, तो ये मुश्किल रहती है। नहीं, वो गूगल जो इनपुट है उसमें तो आसानी से यूनिकोड में हो जाता है मेरे ख्याल से। लेकिन सर अभी बहुत लोग नहीं करते हैं, मतलब चूंकि हम लोग लगातार लोगों से किताबें मांगते और लिखवाते रहते हैं या चीजों को ले रहे होते हैं, तो अभी भी कई किताबें जो टाइप फॉर्मेट में मिलती हैं वो यूनिकोड फॉन्ट में नहीं होती हैं। ज्यादातर लोग अगर यूनिकोड नहीं यूज कर रहे हैं तो मैंने देखा वो कृतिदेव यूज करते हैं। अब कृतिदेव में भी तो कई आ गए हैं सीरीज के, 10 है, 12 है, 15 है, 20 है, 25, पता नहीं कहां तक है उनकी। बिल्कुल। और वो हर एक जो होता है वो पहले वाले को रीड नहीं करता है मेरे ख्याल से। ये सबसे बड़ी समस्या। अच्छा, इनका कन्वर्जन भी थोड़ा सा देखिए, हालांकि आप कहेंगे कि राजभाषा के वेबसाइट पर भी कन्वर्जन टूल्स आ गए और बहुत सारी वेबसाइट हैं जो कन्वर्जन टूल देती हैं, लेकिन अभी भी वो क्वालिटी कन्वर्जन नहीं है, जिसमें श और श में बहुत बड़ी मिस्टेक आती है, त्र में बहुत बड़ी मिस्टेक्स आती रहती हैं और कई जगह गोले बन जाते हैं। तो इस तरह की मिस्टेक्स हमेशा रहती हैं और लोग यही, और इनके प्रॉब्लम ये होता है कि एक, जैसे आपने कहा ना, सीरीज से दूसरी सीरीज में बहुत बड़े डिफरेंसेस भी रह जाते हैं, तो ये मुश्किल हम हमेशा फेस कर रहे होते हैं। एक सवाल यहाँ पर और जो मेरे जहन में आया और लोगों के भी आएगा, ये जो किंडले होता है, जो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ई बुक एंड किंडले बुक? नहीं, एक्चुअली सर, ई बुक किंडल भी एक ई बुक का फॉर्मेट, ई बुक एक बड़ा संसार है सर, ठीक है। किंडल उसका एक छोटा सा पार्ट है, उसका एक तरीका है कि कैसे आप उनके अपने दिए हुए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे आप उन चीजों को पढ़ सकते हैं। फॉर्मेट वो भी ई बुक का ही यूज करते हैं, ईपब ही यूज करते हैं, जिसको ये मूवी फॉर्मेट कहते हैं। इन्होंने अपने तरीके से ईपब की ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी को अपने लेवल पर थोड़ा सा ढाल दिया, जिसको डॉट मूवी फॉर्मेट इन्होंने बना दिया, जिससे चीजों को उनकी किंडल स्क्रीन पर ऑप्टिमाइज करना आसान रहता है। लेकिन बड़ी दुनिया ई बुक की है, उसका एक छोटा सा पार्ट अमेजन का किंडल है, उसका छोटा सा पार्ट कोबो है। ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो ई बुक पर काम कर रही हैं, इंडिया में और इंडिया के बाहर भी। तो वो किंडल उसका एक छोटा सा पार्ट है। मैं ये देख रहा था कि आप जो राइटर्स हैं उनको काफी एनकरेज भी कर रहे हैं, मतलब कि वो अगर अपनी किताब वहां पर आप के उसमें नॉटलन में पब्लिश कराते हैं तो you pay some royalty sort of income also they can get. तो इसके पीछे क्या आइडिया है आपका? एनकरेज करना लेखकों को, या मतलब इसके पीछे कोई टैक्टिक्स है आपकी अलग से? एक्चुअली नहीं सर, टैक्टिक बहुत सिंपल सी है। देखिए सर, आपने भी किताब लिखी, आपने भी कुछ कहानियां लिखी हैं। हालांकि कहानियां हम कई बार खुशी खुशी लिखते हैं और ऐसा भी होता है कि हम चाहते हैं कि लोग मेरी कहानियां ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, लेकिन कोई भी चीज एक मेहनत के तौर पे गुजरती है। अगर कहानी आप लिख रहे हैं तो एक मेहनत करते ही है। बस इतनी छोटी सी बात है कि मेहनत जो कर रहा है लेखक या कोई भी राइटर, उसको उसका किया मेहनताना मिले, मतलब जो भी मेहनत की गई है उसको रॉयल्टी के तौर पे वो चीजें वापस मिले। हाँ, ये जरूर कहते हैं कि हम कोई इतनी बड़ी रॉयल्टीज अभी तक नहीं दे पाए हैं कि जो बहुत अमाउंट ऐसा लगे कि जिसमें यो कि भाई किताबें वाकई जबरदस्त बिकी या जबरदस्त रॉयल्टीज मिली है। हाँ, ई बुक धीमे धीमे, जिसे हमारा प्लेटफॉर्म भी अब स्टेबलाइज हो गया है, काफी किताबें पढ़ी जा रही हैं, लगातार बिक रही हैं। आपसे बात कर, और इन इस कोरोना के दौर में हमारे लिए तो सुखद ही रहा है, इस मामले में बस सुखद रहा है कि किताबें बहुत, ई बुक बहुत बिके हैं। तो जो रॉयल्टीज देने का एक सिंपल सी बात है कि लोगों को लगातार उनकी किताबों का मेहनताना मिले। अगर वो किताबें लिख रहे हैं तो उनको उनकी किताबें रॉयल्टी के तौर पे मिले। मैं हमेशा कहता हूँ, हम 10 रुपए के समोसे और चाय खाने में उतना हिचकिचाते नहीं जितना 10 रुपए किताब खरीदने में हिचकिचाते हैं। ये जो फ्री का सिस्टम है ये अच्छा होता अगर पूरी दुनिया में पैसे रुपए का लेन देन की कुछ समस्या नहीं रहती,
लेकिन अब चूंकि हम इस ऐसी दुनिया के सिस्टम में ढले हुए हैं जहां पर लोगों को अपनी मेहनत के लिए पैसे चाहिए। अगर हमें अच्छी किताबें चाहिए हिंदी में भी या और भी भाषाओं में, तो हमें लेखकों को रॉयल्टी देनी पड़ेगी। और आप देखिए, मैं मतलब कंपैरिजन की बात नहीं है, ऐसा नहीं कि हिंदी में अच्छी किताबें नहीं लिखी जाती हैं, बट वेस्ट में कई बार कई अच्छी किताबें होती है, क्योंकि वहां पर रॉयल्टीज या एडवांस रॉयल्टीज लाखों में या मतलब कई कई लाखों में तक चली जाती है। तो उनके लिए वो रिसर्च कर पाना, वो टाइम दे पाना, अगर लेखक 1 साल अपनी रिसर्च करके किताब लाएगा तो यकीन माने किताबों की क्वालिटी अपने आप इंप्रूव करेगी। अब अगर हम उसको 5,000 रुपए देकर के किसी भी लेखक बोले कि आप एक अच्छी किताब लिखिए, तो कहेगा कि मैं पूरा 6 महीने रिसर्च करके मेहनत करूंगा, उसके लिए 5,000 रुपए मिलना तो कोई फायदे की बात नहीं रह गई। लेकिन यही वेस्ट में अगर वो 6 महीने की रिसर्च करा, उसको लाखों की रॉयल्टी मिलती है, तो वो क्वालिटी किताब निकल कर भी आती है। तो हमें, मुझे लगता है कि एनकरेज करने की टैक्टिक्स बस यही है कि चीजें और बड़े लेवल पर जाएं, लोगों को लगे कि हाँ, अच्छी किताबें हिंदी में लगातार लिखी जाएंगी। अभी हम बहुत छोटे प्रकाशक हैं, इतनी बड़ी चीजें सोच रहे हैं पर कर नहीं सकते। मुझे यकीन है कि एक दिन ये भी आएगा जब हम ये काम करेंगे और लोगों को या तो एडवांस में रॉयल्टी देकर किताबें लिखवाएंगे या चीजों को इनकरेज करें कि हाँ, आप लाइए, हम इतनी प्रतियां तो हम बेच ही ले जाएंगे जिसमें आपको हम लाखों के रुपए में रॉयल्टी दे सकेंगे। ऐसी उम्मीद के तौर पे हम भी आगे बढ़ रहे हैं। वैसे भी ये एक कटु सत्य है, मतलब कड़वा सच है कि अ, बहुत सारे लेखकों को तो बहुत सारे प्रकाशक कोई रॉयल्टी देते ही नहीं है। जी जी जी, ये तो वो मैंने भी किताबें दे देंगे, कुछ गिनी चुनी, है ना। तो इस महीने में तो आप कुछ ना कुछ बेटर कर ही रहे हैं वैसे। जी जी। एक्चुअली देखिए सर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भी है जो मुझे लगातार लोगों से ही मालूम चलती रही, क्योंकि मैं प्रकाशन इंडस्ट्री में, मतलब पब्लिशिंग इंडस्ट्री में कभी काम तो नहीं किया सीधे तौर पे। हाँ, नॉटनल जब शुरू किया तो इस इनडायरेक्टली मैं जुड़ा रहा, तो लोगों के से क्या क्या बातें होती है हमेशा समझ में आता रहा। तो जो चीजें मैंने देखी ना, एक्चुअली ट्रांसपेरेंसी की भी बहुत बड़ी दिक्कत रही है पब्लिशिंग इंडस्ट्री में। इंडिया में जो आप जिन प्रकाशकों की आप बात करें, कई लोग अपनी किताबें छपवाते हैं, उनको ये भी नहीं पता होता है कि उन किताबों की कितनी प्रतियां बिकी हैं, क्या स्टेटस चल रहा है, कितने लोग पढ़े हैं, क्या क्या है। जैसे नॉटनल पर यही चीजें हमने प्राइमरली सोचा कि लेखक को हमेशा ही मालूम चलना चाहिए कि उसकी किताबें कितनी बार बिकी हैं, कितनी बार पढ़ी गई हैं, क्या क्या उसका स्टैटिस्टिक्स जो है वो रियल टाइम बेसिस पर होना चाहिए। तो एक लेखक के तौर पे आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन नॉटनल खोलिए, आपको रिपोर्ट मिलेगी कि कितनी बार किताबें देखी गई हैं, उनमें से कितनी बार किताबें खरीदी गई हैं, या वेबसाइट पर भी आप जाएंगे तो रिपोर्ट के तौर पे चीज हमेशा मिलेगा। तो ये भी एक मुद्दा हमेशा से मेरे जहन में रहा कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। भले एक प्रति बिके, या हो सकता है एक भी प्रति हम ना बेच पाए, लेकिन कम से कम लेखक को ये मालूम चलना चाहिए कि मेरी एक भी प्रति नहीं बिक पाई है इस नॉटनल से, या एक ही प्रति बिकी है, या 100 प्रतियां बिक गई हैं। तो लेखक हमेशा इन्फॉर्म्ड रहना चाहिए। आपको अभी कंपटीशन कहाँ कहाँ से मिल रहा है? मतलब नाम नहीं लेना है, लेकिन ये है कि बहुत सारे लोग आ गए हैं इस फील्ड में, तो कंपटीशन तो होगा ही। और हाउ डू यू फील, आप कैसे उनसे अपने को अलग करना चाहते हैं? एक्चुअली सर देखिए, ये तो बचपन से जो मतलब स्कूलिंग दौर पे हमेशा से पिताजी का एक सीख है जो मुझे हमेशा काम आई है कि कंपटीशन को सोचोगे तो घबराओगे, परेशान रहोगे, आप करते चलो, कंपटीशन अपने आप चीजें दिखती जाएंगी। अभी भी सर देखिए, हमें कोई ऐसी खास दिक्कत महसूस नहीं हो रही है, चाहे जितनी भी स्टार्टअप्स आ रहे हैं, जितनी भी चीजें आ रही हैं, कि ये खास दिक्कत महसूस नहीं। कंपटीशन कौन आ रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, हाँ, जानना एक अच्छी बात है कि उनके पास क्या टेक्नोलॉजी है, वो किस तरह से चीजों को अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन हम इस तरह से वरीड नहीं है, क्योंकि हमारे पास बहुत लोग हैं जो लगातार किताबें पढ़ रहे हैं, खरीद रहे हैं। हमें ये देखना है कि हम अपने प्लेटफॉर्म पे और क्या क्या बेहतर कर सकते हैं। इसके लिए सबसे अच्छी बात ये कि हमारे यूजर्स जो है, और वही हमारी स्ट्रेंथ भी, हमारे से बहुत कनेक्टेड रहते हैं। हम लोग लगातार फोन पे या ईमेल्स के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए बात करते रहते हैं कि क्या उनको कहाँ कहाँ परेशानियां आ रही हैं किताब पढ़ने में, किताब खरीदने में, किताब ढूंढने में, और इम्प्रूवमेंट्स करना चाहिए। अगर शायद हम इम्प्रूवमेंट्स लगातार करते रहें और चीज़ों को उस लिहाज से बनाते रहेंगे, तो कंपटीशन को देखने और सोचने का डर नहीं रहेगा। हाँ, ये आपने कहा कि स्टार्टअप्स आ रहे हैं जो हिंदी और अन्य भाषाओं में भी चीज़ों को देख रहे हैं और ई बुक के फॉर्मेट में ले जा रहे हैं। कोरोना के बाद चीज़ें हम लोगों को जो नज़र आ रही हैं यहाँ से, अब हो सकता है गलत या सही, लेकिन ई बुक पर एक जो लोग सोचते हैं हाँ ई बुक है, मतलब अभी कोई किसी ने बहुत सीरियसली नहीं लिया था,
वो थोड़ा सीरियसनेस बढ़ी है ई बुक को लेकर के, लोग थोड़ा सीरियसली ले रहे हैं कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म है, क्या प्रोवाइड कराते हैं, उनकी क्या टेक्नोलॉजी है, और इस बारे में लोग बात करना चाहते हैं। लोग मुझसे भी बात कर रहे हैं, या इस तरह से चीज़ें छप भी रही हैं। मैं लगातार अखबारों में चीज़ों को देख रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक ई लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन के तौर पे तो चीज़ें आएंगे। जैसे जैसे मार्केट बढ़ेगा और लोग भी आएंगे। हिंदी का मार्केट क्या बहुत बड़ा है, और भारत की सारी भाषाएं जोड़ देते एक इतना बड़ा मार्केट है कि उसमें एक या दो प्लेयर के लिए नहीं, वहाँ पर सैकड़ों प्लेयर के लिए बहुत बड़ी जगह है। उसमें घबराने कोई टेंशन की बात भी नहीं है। हम लोग अच्छा करें, हमारे यूजर्स भी हमसे कनेक्टेड रहते हैं, इम्प्रूव भी कर रहे हैं, और इसी में हम लोग खुश रहते हैं। आपने कभी इस पर सोचा है कि जो क्लासिक्स हैं, हाँ, हिंदी लिटरेचर की बात कर लें, या जो वर्ल्ड लिटरेचर की भी बात करें, कुछ क्लासिक्स हैं जो जो लोग अपने पास लाइब्रेरी में रखना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं, क्या इनको भी ई बुक में लाने के बारे में कभी आपने सोचा है? एक्चुअली हम लोग लगातार इस पर काम कर रहे हैं, और कई क्लासिक किताबें और रेयर किताबें भी, मतलब इसमें बहुत लोगों का मैं योगदान भी कहूँगा जिन्होंने बहुत हेल्प की है। उन्होंने ऐसी ऐसी पत्रिकाएं हम तक उपलब्ध कराई हैं जिनका मैं तो मतलब चूंकि मैं हिंदी लिटरेचर का स्टूडेंट नहीं था, तो बहुत सारी पत्रिकाओं के नाम नहीं जानता था, और मुझे बोलने में पब्लिकली भी शर्म नहीं है। हाँ, मैं सीख रहा हूँ और कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जान सकूँ कि हिंदी साहित्य का कितना बड़ा इतिहास है, कौन कौन सी पत्रिकाएं पिछले 50 साल में आई और बंद हुई, और ऐसी कई छोटी छोटी पत्रिकाएं भी थी जिनके 10-12 अंक ही निकले, लेकिन वो बड़े महत्वपूर्ण अंक थे। तो ये कोशिशें हम लगातार कर रहे हैं कि सबसे पहले उन पत्रिकाओं को धीमे धीमे ला सकें, उनके अंकों को हम लगातार ऑनलाइन कर सकें। और इसमें कई सारी पत्रिकाएं जिसके सारे के सारे अंक अब नॉटनल पर ही उपलब्ध है, मतलब आपको प्रिंट में भी मिलना उनका मुश्किल हो गया है। तो जैसे मुझे याद है, आकार है, लम्ही है, युद्धरत आम आदमी है, बनास जन है, साम्य है। साम्य पत्रिका के कई महत्वपूर्ण अंक हैं जो हमारे पास ऑनलाइन उपलब्ध हैं। तो शायद वो 1980s के आसपास से शुरू हुई थी, अब मुझे ठीक से टाइमलाइन नहीं याद है। तो इस तरह से ऐसे पुराने पुराने अंकों को डिजिटाइज कर रहे हैं जो रेयर हैं, जो आपने कहा हमारे लिए क्लासिक्स भी हैं। उस टाइम के बहुत सारे ऐसे क्लासिकल इश्यूज निकले थे इन पत्रिकाओं के। खैर बाकी कुछ पत्रिकाएं तो बहुत नई है, लेकिन साम्य है, युद्धरत आम आदमी है, ये बहुत पुरानी पत्रिकाएं हैं जो 40 साल या 30 साल के आसपास का इनका इतिहास है, और इनके पास एक से एक अंक निकले जो हमारे पास उपलब्ध हैं अब। तो ये काम है जो हम लगातार कर रहे हैं। ऐसे कई पत्रिकाएं जो रेयर थी, जिनके 2-4-10 अंक भी निकले, और उनको हम ऑनलाइन कर रहे हैं। आपने सुमन मैम को यहाँ टैग भी किया था, मैंने सुबह देखा सुमन केशरी मैम को। हाँ, उनका आया भी है, उन्होंने हम लोगों को आशीर्वाद भी दिया हुआ है। हाँ जी, तो मैम का आशीर्वाद को धन्यवाद देते हुए, और हमेशा से उनका बहुत प्यार स्नेह और आशीर्वाद। शिवमूर्ति जी का भी आया है, देवेन मेवारी का आया है, निर्भय देव्यांश का आया है, कृष्ण मोहन झा का आया है। काफी लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं हमारी आपकी बातचीत में। तो सुमन मैम ने एक पत्रिका निकाली थी जिसके 2 ही अंक आए थे, जिज्ञासा करके, जिसके अंक अब ऑनलाइन ही मौजूद हैं। तो वो भी हमारे पास ही मौजूद है, मतलब अब वो प्रिंट फॉर्मेट में भी शायद नहीं, जहाँ तक सुमन मैम ही बताएंगे, पर मुझे जो याद है वो प्रिंट फॉर्मेट में भी नहीं है। तो इस तरह से हमने ये बहुत रेयर पत्रिकाओं पर काम किया है। पहले तो किताबों पर भी अब लगातार काम कर रहे हैं। कई रेयर किताबें हम लोग लाइब्रेरी से ढूंढ करके डिजिटाइज कर रहे हैं, या ऐसी जगहों से ढूंढ के डिजिटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं जो जहां पर अब उन किताबों की प्रतियां मिलना बहुत मुश्किल है। तो ये काम हम लोग लगातार कर रहे हैं कि इन चीजों को, इन किताबों को डिजिटाइज करें, एक नए रूप में, नए ढंग से ला सकें। मैं देख रहा था कि अभी कोरोना का जो टाइम चल रहा है, और मेरे मन में अचानक ख्याल आया कि अल्बेयर कामू का एक उपन्यास है, प्लेग। हाँ, और 2 पार्ट में है शायद। हाँ, बड़ा उपन्यास है उनका। हाँ, बहुत बड़ा। तो मैं मेरे पास किताब कभी हुआ करती थी, लेकिन मैंने देखा मेरी लाइब्रेरी से वो गायब थी, तो मैंने नेट पे बहुत खोजा उसे। तो मुझे पीडीएफ में मिला, लेकिन वो भी टेढ़े मेढ़े, वो पता नहीं कैसे उन्होंने वो उसकी फोटो लेकर के कैसे करके उन्होंने किया, तो बहुत रीडेबल नहीं था वो जी। तो आई थिंक कि मेरा एक सजेशन है, अब आप बिल्कुल तो बड़े वो हैं, तो मैंने कहा कि मैंने सोचा कि इस तरह के जो क्लासिक्स हैं जिनका अनुवाद हो चुका है हिंदी में, और उनको भी अगर प्लेटफॉर्म दिया जाए तो एक ये बड़ी बात हो सकती, क्योंकि लोग बाग अच्छी किताबें पढ़ना चाहते हैं। जी जी, देखिए 2 चीजें हैं इसमें। एक तो ये कि हम जैसे प्लेग तो शायद डायरेक्टली डाल सकते हैं,
क्योंकि अच्छी बात यह है कि प्लेग उपन्यास वो कॉपीराइट से बिल्कुल मुक्त है। वो शायद मुझे जहाँ तक कहते हैं 17 या 18 सेंचुरीज में लिखा गया उपन्यास था। मैंने भी पढ़ा है, हालांकि पूरा नहीं पढ़ा है, मैंने उसके पहला पार्ट का ऑलमोस्ट पूरा पढ़ लिया था। वो हम डाल सकते हैं, पर उसके अनुवाद का किसने किया और उसके राइट्स किसके पास है ये मुझे अंदाजा अभी नहीं है। और अगर वो भी राइट्स फ्री हैं या फिर ऐसे कोई जो ये राइट्स दे सके, हिंदी में अनुवाद हो और उसके राइट्स हमें मिल सके, तो हमें छापने में कोई दिक्कत नहीं, हम तो खुशी खुशी चलाएंगे। लेकिन अभी बस छोटी सी दिक्कत ये कि हमें ये जरूर इंश्योर करना पड़ता है कि इसके राइट्स, कॉपीराइट किसके पास है और कोई कॉपीराइट लॉ टूटे नहीं। तो अनुवाद के कॉपीराइट लॉ चूंकि अनुवादक के पास होते हैं, तो हमें अनुवादक से भी परमिशन की जरूरत पड़ेगी। पर अंग्रेजी वाला जो है वो अगर हम चाहेंगे तो हम फ्रीली ला सकते, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके। ये मुश्किल है। उमाशंकर चौधरी ने भी आपकी बड़ी तारीफ की है। कह रहे हैं कि नीलाभ भाई बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अरे उनका बहुत दुआएं, उनका बहुत स्नेह रहा है और वो लगातार मार्गदर्शक के रूप में भी रहे हैं। कई सारी चीजें हमें कमियां अच्छाइयां सब बताते हैं और प्रोत्साहित करते रहते हैं। तो आपने जिन लोगों के नाम लिए, उनका बहुत बहुत बड़ा योगदान रहा है नॉटनल को बढ़ाने और यहाँ तक पहुंचाने में, और आपका भी इंक्लूडिंग आप, क्योंकि आप हमारे सबसे पुराने यूजर्स में से रहे हैं। जब हमने नॉटनल शुरू किया था तो मुझे लगता है कि उन्हीं 5-6 महीनों में ही आप हमसे जुड़े थे। तो मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता ही हूँ इस मामले पर। सुमन जी ने एक जानकारी दी हुई है कि जिज्ञासा हिंदी की पहली इंटरडिसिप्लिनरी पत्रिका थी। अच्छा। 1983 से 84 में निकली थी। 2 ही अंक वो निकाल पाए थे। संपादक पुरुषोत्तम जी थे और नीलांजन मुखोपाध्याय, 2 लोग संपादक थे। और बता रहे हैं ये एक जानकारी, बहुत अच्छी जानकारी है कि वो हमने अपने स्कॉलरशिप से निकाली थी। हाँ, ये बात उन्होंने मुझे बताई थी। मुझे याद है कि एक बार हम लोग उनसे बात कर रहे थे तो उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दी थी। और आपके उस पर मौजूद है तो ये बड़ी बात है। मतलब जिसको बोलते हैं कि आपने उसे प्रिजर्व कर रखा, मतलब एक तरह से, मतलब यही एक जो बहुत इम्पोर्टेंट काम, अगर मैं नॉटनल के ओनर के तौर पर, सबसे इम्पोर्टेंट काम जो हमें लगता है हम कर पाए इस दौरान, वो यही कि ऐसी सी चीजों को ऑनलाइन ला पाना जो हमारे हाथ से बिछुड़ जाती, रेयर हो जाती। हो सकता है कि इसके अंक जो मैम ने हमें दिए थे वो कॉपी है हमारे पास अभी भी, और अनफॉर्चुनेटली मैम को हम लौटा भी नहीं पाए, क्योंकि अब जब दिल्ली कोरोना के बाद जाएंगे तो उनको लौटाना भी है अच्छे से। तो एक्चुअली ये क्या चीज़ है सर, जो इम्पोर्टेंट बात है कि ये किताबें अचानक से अब हमारे पास से गायब हो जाती हैं और हमें मिल नहीं पाती, अगली जनरेशन तक हम पहुंचा ही नहीं पाते कि जिज्ञासा के उस 2 अंकों में निकला क्या था। शायद, मतलब कितनी कॉपीज मैम के पास बची थी मुझे नहीं पता, पर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो गायब हो जाती है और अगली जनरेशन तक पहुंचते पहुंचते पता नहीं चलता। हाँ, एक अंक निकला था ऐसा और बड़ा इंपॉर्टेंट अंक था, लेकिन वो मिल नहीं सकता। तो इन चीजों को बचाना और इन चीजों को लाना, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण काम है और हम लगातार इसी पर आगे बढ़ रहे हैं। ये बताइए कि जैसे कि पुरानी मैगजीन्स हैं, जैसे मान लीजिए कि सारिका एक जमाने में बहुत अच्छी मैगजीन निकला करती थी, या धर्मयुग या हिंदुस्तान जो है वो एक जमाने में रेगुलर निकला करती थी। क्या इनको अगर खोज के निकाल के मतलब आप इसको पब्लिश, तो इसमें भी रॉयल्टी का मामला आता है? इसमें कॉपीराइट का मामला आता है। जैसे सारिका का कॉपीराइट का मामला, हाँ, इसमें जैसे वही सारिका का कॉपीराइट हिंदुस्तान टाइम्स के पास है। इस तरह से हमने धर्मयुग के लिए बहुत बार कोशिश की, लेकिन कॉपीराइट हमें मिल नहीं पाया। तो इम्पोर्टेंट, हम लाने में तो बिल्कुल दिक्कत नहीं, हम तो बिल्कुल जब चाहें तो ला सकते हैं। और बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास सारिका या धर्मयुग या वो साप्ताहिक हिंदुस्तान रविवार के अंक मौजूद है, लेकिन दिक्कत क्या है कि हमें उनकी कॉपीराइट क्लियरेंस चाहिए या अनुमति चाहिए कि आप इनको अपने प्लेटफॉर्म पर ला सकते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा भी गैप बच जाता है, जिसकी वजह से हम नहीं ला पा रहे। जैसे अब सुमन मैम ने लिखा, तो चूंकि वो कॉपीराइट उनके पास था और उन्होंने कहा कि हाँ आप अवेलेबल करा सकते हैं, तो हमने उनको अवेलेबल कराया। अच्छा, मतलब इनवेरिएबली आप ऐसे नहीं वो कर सकते? इनवेरिएबल हम किसी भी किताब या किसी भी पत्रिका के अंक को ऑनलाइन नहीं कर सकते। नहीं, किताब की तो समझ में आती है, मैगजीन के लिए भी करना पड़ता है। मैगजीन के लिए भी वही राइट्स हैं, वही लॉज हैं, और आप इस तरह से किसी भी किताब या मैगजीन को टच नहीं कर सकते। तो ये एक दिक्कत है। तो जो पब्लिशिंग ग्रुप है, अब मैं एक कॉमन आदमी की तरह सोच रहा हूँ कि जो पब्लिशिंग ग्रुप है उनका उनसे अब कोई लेना देना भी नहीं है, मतलब एक तरह से, तो उनको परमिशन देने में क्या प्रॉब्लम हो सकती होगी? सेम आपने जो सवाल पूछा, यही हमेशा से मेरे जहन में भी रहा, और मुझे भी आज तक कोई एक अच्छा उत्तर भी नहीं मिल पाया कि किसी को क्या दिक्कत है अगर हम इसको ऑनलाइन कर दें। इनफैक्ट हम तो ये कहते हैं कि आप दे दीजिए और हम उसका पैसा भी आपको रॉयल्टी के तौर पे देंगे,
लेकिन दिक्कत वही है कि कोई इसको इस चीजों को अभी भी उस तरह से सीरियसली लेना नहीं चाहता या बात नहीं कर रहा। कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर हमें भी नहीं मिला। इसमें किसी कोई नुकसान नहीं, क्योंकि हम उनसे ना पैसे मांग रहे हैं, हम डिजिटाइजेशन अपने पैसे अपने खर्च पे करते हैं, अपने पास करते हैं, अंक अवेलेबल कराते हैं और उनको रॉयल्टी भी दे रहे हैं। तो इसमें किसी का उनका कोई नुकसान ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी अब क्यों नहीं मिल पाता, ये शायद कोई न कहीं कोई गैप है, कमी है। वो हमारे यहाँ एक ट्रेंड है ना हिंदुस्तान में, हाँ कि अगर लीगली कोई काम करने जाओ तो बहुत मुश्किल होती है, लेकिन अगर इलीगली कर दो तो आसानी हो जाती है। फिल्म बनी और फिल्म जो है वो आज रिलीज हुई, शाम तक उसकी डीवीडी आपके हाथ में होती है। अब तो पेन ड्राइव में भी आ जाती है। बिल्कुल ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर हम लीगल चैनल से जा रहे हैं ना, तो ये दिक्कतें होती हैं। वरना अगर चोरी छुपे हम कितनी भी पत्रिकाओं के अंक को डिजिटाइज कर दें, मेरे घर में ही शायद धर्मयुग और रविवार के इतने अंक पड़े हुए हैं कि अगर मैं उन्हीं को डिजिटाइज कर दूंगा तो बहुत कुछ हो जाएगा। लेकिन बस वही कि लीगल लॉज के चक्कर में उनको डिजिटाइज नहीं कर सकते। देवेंद्र मेवाड़ी जी ने एक सूचना दी हुई है कि प्लेग उपन्यास राजकमल से छपा था 1961 में। अच्छा। और इसका अनुवादक इसके थे शिवदान सिंह चौहान और विजय चौहान, और उनकी प्रति उनके पास है। तो ऐसे मतलब थोड़ा मतलब बातचीत करने पर ये चीजें हो सकती हैं। हाँ, नहीं, ये किया जा सकता है। तो बहुत अच्छी सूचना थी। मैं कोशिश करूंगा कि बातचीत करके प्लेग उपन्यास को ऑनलाइन लाया जा सके। हाँ। बड़ा खूबसूरत, बड़ा महत्वपूर्ण उपन्यास है उस दौर का। हाँ, प्लेग ही नहीं, जैसे अब जैसे मैलांचल है, या मान लीजिए गोदान तो शायद है मेरे ख्याल से, आपने गोदान है, क्योंकि वो कॉपीराइट से फ्री हो चुका है, तो इसलिए वो डाला जाता है। तो मैलांचल भी शायद मेरे ख्याल से कॉपीराइट से फ्री हो चुका होगा। नहीं है अभी। एक्चुअली लेखक की मृत्यु के 60 साल बाद ही कोई किताब या कॉपीराइट फ्री होती है। तो अच्छा। उनका पूरा कृति, मतलब जितने भी कृतियां हैं या जो भी किताबें हैं, आप तब तक नहीं छाप सकते जब तक लेखक की मृत्यु के 60 साल नहीं गुजर जाते। तो फर्नीचर नाथ रेणु के लिए अभी 60 साल नहीं हुए मेरे ख्याल, तो इसलिए हम मैलांचल ऑनलाइन नहीं कर सकते। अभी तो उनकी जन्मशती मनाई जा रही है ना, 100 साल तो उनका जन्म हुआ, तो अभी तो 60 साल नहीं हुआ। जी, अभी काफी वक्त है, लेकिन हाँ, फिर भी हमारी कोशिश है कि कोई अच्छी किताबों को ऑनलाइन कर सके। हाँ, आपने जैसा बताया, अभी एक किताब हम लोग भी ला रहे हैं जो 1664 में लंदन में प्लेग जो फैला था उस पर उसमें एक प्लेग डायरी लिखी गई थी। वो चीज़ें मौजूद नहीं थी, उसका बहुत सारी चीज़ें हमें जुटाने पर मिली हैं, जिसका हिंदी अनुवाद चल रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही वो अनुवाद आप लोगों के बीच में होगा। तो वो 1664 की जो प्लेग डायरी है उसको हम लोग ऑनलाइन करना कोशिश कर रहे हैं, जो हिंदी अनुवाद चल रहा है। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और आपके बिटिया हुई है, परी आपके घर में है, तो उसके लिए आपको और आपकी पत्नी दोनों को बहुत बहुत बधाई। और आई विश कि ये बच्ची जो है वो आपके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट साबित होगी, क्योंकि मेरा ये मानना है कि लड़की जो है वो बहुत सारी चीजों को बदल देती है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल नहीं। तो थैंक यू वेरी मच आपसे बात करने के लिए, आपने इतना समय मुझे दिया। मुझे बहुत धन्यवाद आपका, उन सभी लोगों का जिन्होंने मुझे सुना, शुक्रिया। इसके बाद भी कोई सवाल हो, कुछ भी हो, तो प्लीज टैग करके पूछिए। हालांकि मुझे अच्छा लगता है, नॉटनल संबंधित कोई मुश्किलें, कोई जानकारी हो या कोई ऐसी चीज हो जिससे हम बेहतर बन सकते हैं तो जरूर बताइएगा। फीडबैक के लिए हमेशा ओपन है। नहीं, आपका तो जो सिस्टम बड़ा अच्छा है, क्योंकि अगर मैं सर्वे करता हूँ, मतलब देखता हूँ, सर्च भी करता हूँ, और मान लीजिए कि कोई प्रॉब्लम आती है तो नेक्स्ट डे मेरे पास आपके वहां से किसी बंदे का मेरे पास व्हाट्सएप आ जाता है कि कोई प्रॉब्लम हो रही हो सर, डाउनलोड करने में, पेमेंट में कोई बात हो रही हो तो आप बताएं। दैट्स आई लव। और आपको तो पता ही है कि मैं बहुत दिनों से नॉटनल से जुड़ा हुआ हूँ, और 5 साल हमें भी हुए हैं और इतना ही आपको भी हुआ है, क्योंकि आप हमारे शुरुआती 4-5 महीनों में ही हमसे जुड़ चुके थे, इतना मुझे याद है। तो थैंक यू वेरी मच। और मुझे उम्मीद है कि मेरे दोस्तों को, मेरे मित्रों को और मेरे सारे दर्शकों को ये इंटरव्यू बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत सारी उनको जानकारी मिली होगी। धन्यवाद।